चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने आपको पूछा है बस कि ए बी सी और डी के कंपोनेंट्स निकालने हैं, रिजॉल्व नहीं करना है, सम अप नहीं करना है, नेट रिजल्टेंट भी हमने आपसे नहीं पूछा है, हमने बस ए बी और सी के कंपोनेंट पूछे हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये प्लेन है एक्स और वाई, और ये प्लेन है, हिलाओ मत बेंच चल, क्योंकि ये प्लेन है तो प्लेन में सिर्फ दो ही कंपोनेंट टूटते हैं, है ना, प्लेन में सिर्फ दो ही कंपोनेंट टूटते हैं वेक्टर के, तो ए का दो कंपोनेंट टूटेगा। तो देखो ये वेक्टर ए है तो ए के सिर्फ दो ही कंपोनेंट टूटेंगे, ए का दो कंपोनेंट टूटेगा, एक एक्स ए एक्स, और ए एक्स क्या होगा, ए एक्स होगा हमारा ए कॉस 45, ए कॉस 45। और देखो ए का वैल्यू कितना है, ए का मैग्नीट्यूड 5 है और cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ये हो गया आपका 5/√2 यूनिट। अब इतना ताम झाम से थोड़ी कर पाएंगे क्लास है, नहीं ना, और कोई फ़ोन भी आएगा इम्पोर्टेंट से। चलो चलो चलो, वीडियो में दिक्कत होगा तो बोलना, थोड़ा ऑल बॉल थोड़ा हुआ है, थोड़ा चेंज वेंज किए हैं। ए एक्स ए कॉस 45 आ गया तुम्हारा। उसी तरह से ए वाई फाइंड करोगे, ए वाई कितना आ जाएगा, ए साइन 45। तो ए का वैल्यू कितना है 5, और साइन 45 का 1/√2 ही होता है, 1/√2। तो ये हो गया तुम्हारा 5/√2 यूनिट। दोनों पॉजिटिव में आएगा, नो टेंशन। ये दो कंपोनेंट टूटे ए के, क्लियर है, बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से बी के कर लें बेटा, ऐसे ए वाला नोट किया, उसी तरह से बी का कर लें। बी का क्या होगा, आ जाओ बी के बारे में। कहाँ है बी, यहाँ पे देखो, बी 30 डिग्री पे है। तो बी का अगर तुम कंपोनेंट करना चाहोगे एक्स वाला, तो देखो बी का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव आएगा, है ना, माइनस बी कॉस 30 नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा ना, हाँ। तो बी का वैल्यू कितना है 3 माइनस 3 कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो ये हो गया -3/√3 यूनिट। या बी का कंपोनेंट एक्स के अलावा। उसी तरह से बी वाई कैलकुलेट करोगे आप, बी वाई का वैल्यू कितना है, बी वाई, तो बी देखो इसका वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा आपका बी कॉस 30 था तो ये साइन 30 हो जाएगा, बी साइन 30, बी साइन 30। बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू 3, साइन 30 का वैल्यू कितना, साइन 30 का होता है 1/2, 1/2 मतलब ये 3/2 यूनिट होगा। बी के कंपोनेंट टूट गए ऐसे, समझ पा रहे बात को, ऐसे बी के कंपोनेंट टूट गए। इसी तरह से सी का तोड़ ले, मिटाई से। चलो छापना नहीं है बाबू, समझना है, छापने पे जोर नहीं देना। बनाने के लिए जब क्वेश्चन कहेंगे तो बनाइएगा, नोट्स हम भेज देंगे, इसलिए छापना नहीं है। मिटाई से चलो, सी के कंपोनेंट होंगे सी एक्स, तो सी एक्स कितना हो जाएगा बताओ, सी का एक्स, एक देखो जरा, एक्स कंपोनेंट तो ये है ना, तो सी का एक्स, तो ये एक्स नेगेटिव है, तो माइनस सी कॉस 37 डिग्री। सी का वैल्यू कितना है 4, और कॉस 37 का वैल्यू अभी जस्ट बताया है 4/5, ये हो जाएगा -16/5 यूनिट। सी एक्स आ गया। उसी तरह से सी वाई करोगे तो सी वाई, इसका जो सॉरी ये सी वाई आएगा, गलती हो गई, सॉरी, हाँ हाँ, ये तो वाई कंपोनेंट है ना बाबू, ये वाई कंपोनेंट है, ठीक है। तो वाई कंपोनेंट नेगेटिव होगा, एक्स भी नेगेटिव ही होगा, तो सी एक्स देख लो, सी एक्स, एक्स माइनस सी साइन 37 माइनस सी साइन 37, सी का वैल्यू 4 और साइन 37 का वैल्यू 3/5, तो ये हो गया आपका -12/5। क्या गलत हुआ क्या कुछ, इतना यूनिट, ठीक है।
ठीक है, ये सी का एक्स कंपोनेंट, सी का वाई कंपोनेंट। अब बचा तुम्हारा कौन, डी। इसे मिटाएं, देखो अब डी के एक्स कंपोनेंट टूटेंगे तो डी का एक्स कंपोनेंट, देखो डी का एक्स कंपोनेंट ये है, सुनना जरा, डी का एक्स कंपोनेंट इधर होगा, एक्स पॉजिटिव है, लेकिन देखो एंगल नहीं पता है, तो हमने क्या बोला था, ये वाला एंगल पता है तो तुम्हारा ये, अब तो तुम्हें पता ही नहीं, ये कॉस होगा तो ये साइन हो जाएगा, डी साइन 60 डिग्री या डी जो भी लगा लो, डी साइन 60, डी का वैल्यू कितना है 2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, 2 2 खत्म, √3। ये वाला समझे ना सब लोग, डी साइन 60, डी साइन 60। उसके बाद अब हो गया तुम्हारा y कंपोनेंट, तो डी वाई कॉस, डी कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू, डी का वैल्यू तो हो गया 2 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसका वैल्यू होगा 1 यूनिट। इस तरह से आपने सबके कंपोनेंट तोड़े। सॉरी, इसका y नेगेटिव होगा क्योंकि y कंपोनेंट डाउनवर्ड नेगेटिव होगा, -1 यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से आपने सारे कंपोनेंट तोड़े। अब आपको अगर यही बोलता कि इसका रिजल्टेंट बताओ, तो आपको पता है रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबका x को प्लस कर देंगे, सबके y को प्लस कर लेंगे और सबके x का स्क्वायर प्लस सबके y का स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। क्या, तो ये था, हमने कल इस पे प्रैक्टिस भी किया था। अच्छा, कल के क्वेश्चन होमवर्क जो क्वेश्चन था उसमें डाउट वगैरह भी है आप लोगों को, बोलो। पहले वाले क्वेश्चन में डाउट हो गया, आंसर देखो, आंसर मैथ से मतलब नहीं था, डाटा ऑलबल हो सकता है। सारा बनाया था मनीष, आंसर तो किसी का मैच नहीं करेगा, सारा बनाया था, तुमको बोले थे ना एम करीम का दोबारा बनाओगे, कल ही बोले थे ना दोबारा बनाओगे। हाँ? सुनो ना, हम उसका जितना कल क्वेश्चन दिए थे ना, जितना उसका सॉल्यूशन भेज देंगे, चेक कर लीजिएगा। क्या बताना है तो बोलो, बोर्ड पे बताएंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ें। कल वाला कौन सा वाला फिगर, लाओ क्वेश्चन बोलो। हाँ, फिगर जो हम बना के दिए थे उसका नहीं बना, पहला वाला क्वेश्चन का। अच्छा चलो, पहला वाला क्वेश्चन का हम रिजॉल्व कर देते हैं। चलो, थोड़ा डाटा थोड़ा अच्छा नहीं था, इसीलिए हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा सॉल्व करने। हमारा पर्पस सॉल्यूशन सॉल्व करवाने का नहीं था, हमने बस आपको इसलिए दिया था कि ताकि आप उसे रिजॉल्व कर पाए। वही ax bx टोटल ये निकालना था, कोई टोटल x कंपोनेंट और टोटल y कंपोनेंट, ताकि आप ये बात को सीख पाए। फिर भी एक बार हम बता देते हैं, फिर इतना तामझाम के साथ हम नहीं पढ़ा पाएंगे। हाँ, ऐसे रहने दो, रिकॉर्डिंग जो होगा। इसमें से कितने लोग लैपटॉप से करते हैं, कोई है जो लैपटॉप से करते हैं? कोई लैपटॉप से नहीं कर रहे हो? कौन? कोई बात नहीं, रहने दो, छोड़ो, कोई बात नहीं, हम ही को जुगाड़ करेंगे। जियो मीट से क्या बोला कि होता है रिकॉर्डिंग? हाँ, रिकॉर्डिंग तो कल जूम पे भी हो रहा था, उसका ये दूसरा इशू है। तुम्हारे फ़ोन में अलाउ रिकॉर्ड का रिकॉर्डिंग आता होगा। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, आ जाओ। कल वाले क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 45 पे था, 30 पे था, 45 पे था, 60 पे था, ऐसा क्वेश्चन था। देखना, एक वेक्टर ए था कितने पे, 45 पे, 45 पे था। उसके बाद एक अगला वेक्टर हमने बताया था आपको, कौन सा, बी कितने पे था, बी आपका 30 पे था, तो बी थोड़ा सा इधर मुड़ा था आपको 30 पे, ठीक है, ये 30 पे था। उसके बाद आपका वेक्टर कौन था, सी कितने पे मुड़ा था, 45 पे, तो सी यहाँ से
45 पे मुड़ गया, ये 45 पे मुड़ गया, कौन? सी। इसके बाद डी मुड़ा था कितने पे? डी मुड़ा था 60 पे। तो यहाँ से एंगल जो 60 होगा ना, 60, यहाँ से कौन मुड़ा? डी। ये मुड़ गया डी कितने पे? 60 पे। क्वेश्चन यही था, एकदम डिट्टो, बिल्कुल। अब ए बी सी डी का वैल्यू दे रखा है तुम्हें, यही ना? ए बी सी का वैल्यू दे रखे थे क्या? ए का मैग्नीट्यूड कितना था बताना जरा? ए का 20 था, बी का 10, सी का 5 और डी का 2 था। यही वैल्यू था ना? कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमें बस आपसे इतना करवाना था कि ए बी सी और ये जो डी है कि ए एक्स कर दो, बस हमें बस इतना करना था। ए एक्स तो क्या होगा? ए कॉस 45, तो ए का वैल्यू कितना है? 20, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, तो आ जाएगा तुम्हारा 20/√2। ए एक्स आ गया। उसी तरह से ए वाई बताओ, ए साइन 45 और साइन 45 का वैल्यू सेम रहेगा 1/√2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 20/√2। मीटर है तो मीटर होगा। ये हो गया था, इतना ही आया था सबका, ए एक्स ए वाई। ये सुनो, चलो अब बी के बारी है, बी एक्स कर लो। तो देखो जरा बी, सुनना, यहाँ पे बोले थे कि जब बी के बारे में सोचो तो देखो बी का क्या स्थिति है। देखो अगर ये कोऑर्डिनेट बनेगा तो बी यहाँ पे कहीं पे है कि नहीं है? देखो तो जरा, इसलिए हमने आपको कल सिखाया था। बी यहाँ पे है ना, ये बी, तो और एंगल तुम्हें ये 30 पता है, तो बताओ बी का ये एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट नेगेटिव आएगा? यस और नो? तो बी का एक्स कंपोनेंट बताओ, बी कॉस 30 डिग्री, नहीं, और b का वैल्यू कितना है? 10, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, मतलब 5√3। कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड। अब बताओ b का y कंपोनेंट क्या होगा? b का y कंपोनेंट तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि b का y कंपोनेंट नेगेटिव आएगा, तो -b साइन 30 डिग्री, तो -b का वैल्यू कितना है? 10 और साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1/2, तो आ गया तुम्हारा -5 यूनिट। बोलो, बी सेम आया था सबका? बी सेम आया था सबका। अब आ जाओ सी के बारी, सी के बारे में बात करते हैं। तो सी का एक्स, तो जरा सी के बारे में देखते हैं, सी आखिर हमारे पास है कहाँ, सी का पोजीशन क्या है। तो देखो सी यहाँ पे कहीं है, ये वाला। तो अगर तुम इसको अलग से प्लॉट करो सी को, देखो स्टार्टिंग में अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो इसे अलग अलग रीजन में प्लॉट कर लो। ये तुम पता कर लो कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर तुम्हें ज़्यादा कंफ्यूजन होगा तो आप आराम से इसे किस क्वाड्रेंट में सी लाई कर रहा है इसको प्लॉट करो। तो तुम्हें नहीं लग रहा कि सी इस क्वाड्रेंट में है? बोलो, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में है, हाँ या ना? सी का पोजीशन पता चल गया ना कि यहाँ से कितना है, यहाँ से 45 डिग्री पे है। सी का पोजीशन दिख रहा है सबको? बोर्ड पे ऊपर चला गया क्या? रिकॉर्डिंग में ऊपर चला गया, हाँ। सी का पोजीशन दिख रहा है सबको? सी का पोजीशन यहाँ पे 45 पे है। अब बताओ सी का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव आएगा, सी का वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव आएगा। बोलो, सी का एक्स कंपोनेंट, हाँ, सी का एक्स कंपोनेंट माइनस सी कॉस 45, तो सी का वैल्यू कितना है? -5 और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, तो -5/√2 यूनिट। और सी वाई कितना आ जाएगा? सी वाई करोगे तो -c साइन 45 और साइन 45 का वैल्यू -c का वैल्यू 5, साइन 45 का 1/√2, तो रह गया तुम्हारा -5/√2। तो बताओ सी एक्स और सी वाई सबका सेम आया? बोलो बाबू, ठीक है। तो सी एक्स और सी वाई सबका सेम आया। इसको सॉल्व, कॉपी में सॉल्व किया था, सॉल्यूशन भेजना होगा। तो इतना कट्टो काहे करता है कॉपी में? अच्छे से क्या करो, ठीक है। नोट्स अगर नहीं होगा तो बोलना, वो भी हम अपना तब कर लेंगे जुगाड़। इतना जुगाड़ कर रहे हैं, उसका भी जुगाड़ ही कर लेंगे, ठीक है, बढ़िया। अब बात रही डी की, बात कर लें। तो देखो डी के बारे में बता देते हैं यहाँ पे। डी का क्या कंडीशन है, डी का हाल क्या है? देखो जरा, डी यहाँ पे है ना, तो डी को अगर तुम प्लॉट करो अलग से, अगर डी को आप प्लॉट करेंगे तो डी तुम्हें इस क्वाड्रेंट में दिखेगा, इस क्वाड्रेंट में, और जो कि यहाँ से एंगल है 60 डिग्री, दिख रहा है डी सबको? तो बताओ
डी एक्स क्या हो जाएगा, डी का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव आएगा, डी cos 60 डिग्री, और डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 2 था ना, cos 60 का वैल्यू कितना 1/2, तो ये 1 यूनिट आएगा। और अगर हम डी वाई की बात करें, सॉरी नेगेटिव, हाँ नेगेटिव, हाँ, और डी वाई की बात करें तो डी वाई पॉजिटिव आएगा, तो डी साइन 60, डी का वैल्यू, डी साइन 60 नेगेटिव क्यों होगा, हाँ ये -1, डी का वैल्यू कितना है 2, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, रूट खत्म, ये आ गया तुम्हारा √3। सबका ये आया था ना, ये मेन मकसद था हमारा। इसके बाद, हाँ इसके बाद का जो कैलकुलेशन है वो करना इंपॉर्टेंट ही नहीं था, वो नहीं, गलती हो गई हमसे, करना ही नहीं, मतलब करने के लिए बोलना ही नहीं चाहिए था, क्षमा कर दो, यहाँ तक ही करना था। इसमें बोलो, इसमें किसी को कोई परेशानी है तो बोलो, नहीं है चलो तो आगे बढ़े। और भी क्वेश्चन जो एम करीम का था उसमें भी कोई डाउट है तो पूछो, डाउट 47 नंबर, 41 नंबर, अब मेरे पास तो एम करीम है नहीं। अच्छा कर रहे 47 41, एक मिनट एम करीम लाए हैं, बक्सा में बंद कर रखे हैं, वर्षा ली है, अच्छा कोई, चलो क्वेश्चन, सारा सवाल तो नहीं हो पाएगा, कोशिश करेंगे कि 5 मिनट में एक सवाल कर दें। लाओ क्वेश्चन लाओ, और बचा हुआ क्वेश्चन हम ये कर देंगे, आपको सॉल्व कर देंगे, सॉल्यूशन देख लीजिएगा, मे भी समझ में आ जाए, अच्छे से सॉल्व कर देंगे एक्स वाई कंपोनेंट करके। क्या हुआ बाबू, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर बोलो तो एम करीम का 47। क्या है ये, पीडीएफ व्यूअर तुम्हारे पास एक अच्छा सा ऐप नहीं है, ये जो चला है इससे दोनों एक साथ में चल, तो ऑफ कर दो ना उसको, आप कर दो। हाँ तो तुम काहे ऑन कर रखा, जल्दी करो ना, एक अच्छा पीडीएफ व्यूअर नहीं एडोब का रखा करो, कौन सा WPX क्या रखता है पता ही नहीं, वो क्या है, तो काहे उस मोबाइल में रखा हुआ है इसको, नहीं हुआ, एम करीम निकाल के रखे थे, लाए नहीं, फिर आ गया ना, कोई बात नहीं, ये क्या है, अच्छा ऐसे होगा, इसको सीधे कहाँ कुछ हो रहा है तुम्हारा ऐसे करने से, रुको मोबाइल, तुम ऑन कर, हाँ रुको ऑफ कर देता है इसी गाने से। अच्छा कोई बात नहीं, जो होगा पीडीएफ व्यूअर ना दूसरा वाला, कौन सा नंबर बोलो बाबू, 47, अच्छा 47, M and N are two sites few kilometers apart on a perfectly flat plane. Land at N, while on the other hand of man walking from M and end, तो इसमें कुछ ना जूम होता है ना ये होता है, कुछ होता ही नहीं है, छोड़ो रहने दो, अभी जो है हम इसी से काम चलाए, रहने दो। अच्छा कोई बात नहीं, M and N आर टू साइड फ्यू किलोमीटर्स अपार्ट और अ परफेक्टली फ्लैट प्लेन, एक फ्लैट प्लेन है, इस मान लो ये फ्लैट प्लेन हमने माना, इस पे M और N कुछ किलोमीटर्स अपार्ट है। अब कह रहा है परफेक्टली फ्लैट प्लेन, अ गर्ल टेक्स ऑफ फ्रॉम M इन अ हेलीकॉप्टर सर्कल अराउंड, अच्छा अ गर्ल टेक ऑफ फ्रॉम M in a helicopter, circles around, and then land at end, while on the other hand a man walks from M to N. क्वेश्चन क्या था रे, भावना में क्वेश्चन, अच्छा कोई बात नहीं, एक बार पढ़ने दो अच्छे से।
क्या कह रहा है कि m गोल गोल घूमा और लैंड किया यहाँ पे। अ गर्ल टेक्स ऑफ फ्रॉम m इन अ हेलीकॉप्टर सर्कल्स अराउंड m एंड देन लैंड एट n। ओहो हो m से घूमा और हमें लगता है कि n पे लैंड किया, ऐसे है। हाँ, घूम घूम के m पे सर्कल बनाया, ये वाला m पे सर्कल बना के n पे लैंड किया, कोई बात नहीं। एंड देन लैंड्स एट n while on the other hand of a man walk from m to n, compare their displacement। ओहो हो, छोड़ो कहानी क्या है रहने दो, आज रुक, कहानी क्या है वो बता रहे तुम्हें, सुनो जरा। हाँ, वो लास्ट वाला लाइन डिस्प्लेसमेंट वाला वर्ड नहीं पढ़े थे हम। क्वेश्चन क्या है ये समझो। क्वेश्चन ये है कि एक लड़की हेलीकॉप्टर से m के चारों ओर घूमी और घूमते घूमते घूमते, हमें लगता है ये एक सवाल है, m से सर्कल बनाते, क्वेश्चन यही था, m से सर्कल बनाते हुए n पे लैंड करी, m से सर्कल बनाते हुए n पे लैंड करी, ठीक है। और एक आदमी है जो सीधा m से n गया, एक आदमी सीधा m से n गया उस लड़की को रिसीव करने, या कुछ हुआ होगा, दौड़े दौड़े आया और रिसीव करने गया। हमसे पूछा गया है कि ये जो हेलीकॉप्टर में लड़की थी उसका डिस्प्लेसमेंट और m से जो n आदमी वॉक्स, ऐसे करोगे तो, हाँ ऐसे करोगे तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा बाबू, हमें लगा क्या हो गया होगा। तो इसमें पूछा इसके डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा, इसका भी डिस्प्लेसमेंट 1 होगा, मतलब जितना होगा उसका भी डिस्प्लेसमेंट वही होगा, डायमीटर के अलाउंग, तो डायमीटर इज टू डायमीटर बराबर 1:1। हाँ बार, हाँ समझे समझे, m पे बार बार घूमी बार बार घूमी बार बार घूमी, उसको जैसे m से आई उसके बाद ऐसे गई। तो भाई हम लास्ट स्टेप बता रहे हैं ये तुम्हें, m पे 10 चक्कर लगाना जरूरी था, ये लास्ट स्टेप है, सर्कल लगाते लगाते m पे पहुंची, ये लास्ट स्टेप। होबा सब तो समझ गए, तो कुछ सवाल की भावना ही आती। और बोलो कौन सा नंबर था, 41, कौन पूछा था 41, के पूछा रे क्या, एम करीम का और भी सवाल का डाउट है, बोलो रे परितोष जल्दी करो, बक छोड़ो ऐसे करो। चलो और जो क्वेश्चन रहा उसको हम ये डिस्कस कर देंगे, आपको सॉल्यूशन नोट्स में मिल जाएगा, आपको सॉल्व किया हुआ। कल लास्ट क्लास में ये हुआ था, क्या हुआ था, कंपोनेंट करवाए थे, हाँ जी कंपोनेंट करवाए थे, उसके बाद क्या करना था, तीन वाला अब करना है ना, एक सवाल और करना था, वो इसमें है, क्या नाम है, वेट वाला, इंक्लाइन प्लेन पे 30 डिग्री है इसका, जैसे क्वेश्चन करवाते हैं। चलो क्वेश्चन तो याद नहीं है, बस कुछ स्टेटमेंट याद नहीं है, फॉर्म याद है। सुनना जरा ये क्वेश्चन, ये वाला देखो, इसका एप्लीकेशन क्या है, जो रिजल्टेंट कंपोनेंट तोड़ोगे ना उसका एप्लीकेशन क्या होगा। तो एक क्वेश्चन था, आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, कहीं भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी हमें लगता है क्वेश्चन है। एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल से थोड़ा उठा हुआ है, ऐसे ये मान लो इंक्लाइंड प्लेन, जो इससे मान लो कुछ एंगल पे है, मान लो 30 डिग्री पे है, ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 10 kg का, ठीक है, क्वेश्चन समझना। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 10 kg का, तो आपको पता है कि इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ वेट होगा, इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ वेट होगा, क्या 10 mg इसका वेट होगा, और वेट हमेशा किधर लाई करता है, डाउनवर्ड। तो इसका जो जिधर भी वेट एक्ट करेगा वो वेट हमेशा इसका डाउनवर्ड एक्ट करेगा,
रे ओ बा सुमित काहे बच्चा सबको मारता है रे, रो रहा है बच्चा सब। वेट हमेशा डाउनवर्ड करेगा। तो हमें यह कहा गया कि वेट के कंपोनेंट बताएं आप, वेट का जो कंपोनेंट टूटेगा वो बताएं आप, ठीक है। एक वेट का कंपोनेंट बताओ अलोंग दी इंक्लाइंड प्लेन। क्वेश्चन क्या था पता नहीं, अपने मन से हम दे रहे हैं। फाइंड दी कंपोनेंट ऑफ वेट along the plane, along the inclined plane, inclined plane, inclined plane के along हमें कंपोनेंट बताने हैं। क्वेश्चन ये था, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था वो हम नोट्स में करवा देंगे, नोट्स ले लेना वो क्वेश्चन ओरिजिनल क्या था। अब देखो क्या करोगे, हमने आपको बताया था कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तोड़ने होते हैं। एक मान लो ऐसा लाइन है तो इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट टूटेंगे, एक अब किधर चाहिए आपको, तो देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम लोग अपने मन से किधरों मत तोड़ दो। हमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में कह रखा है कि इस वेट का एक कंपोनेंट हमें उधर चाहिए जो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग हो, इस प्लेन के अलोंग हो। तो समझना मैटर को, इसको मिटा रहे हो। अब देखो एक कंपोनेंट इस वेट का यहां पे होगा इंक्लाइंड दी प्लेन, अलोंग दी इंक्लाइंड प्लेन। बोलो ये वाला कंपोनेंट आएगा, ये वाला कंपोनेंट जो होगा इस वेट का ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन वाला कंपोनेंट होगा ना बाबू। अब बताओ इसका दूसरा पार्ट किधर होगा, इससे 90 डिग्री पे, इसके 90 डिग्री पे दूसरा पार्ट किधर होगा, है ये देखो, इससे 90 डिग्री पे इसका अनदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा। अब ये कंपोनेंट होगा कितना, सुनो जरा एक सेकंड, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री लगा लेना और याद रखना, एक तो याद कर लो और घर में जाके ये ज्योमेट्री कर लेना कि कैसे ये एंगल इसके बराबर होता है। अभी यहाँ पे प्रूफ नहीं करने वाले। ये जो एंगल होता है ना, सुनो जरा, ये जो एंगल होता है ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। आपको ज्योमेट्री आती है, लगा लेना, प्रूफ कर लेना। ये एंगल 30 है तो ये एंगल 30 होगा। अब बताओ कंपोनेंट, अब तुम्हें दो वेक्टर मिले, एक ऐसा मिला W और एक ऐसा मिला और एक तुम्हें ऐसा मिला। अब तुम ही बताओ ये 30 है, बताओ अब ये x है कि y है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। अब बताओ ये वाला कंपोनेंट इसका क्या होगा, इधर वाला W cos 30 डिग्री। बोलो बाबू ये इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, इधर वाला W cos 30 डिग्री और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, W sin 30 डिग्री। हमें यही पूछा जा रहा है, W sin 30 डिग्री बताओ। समझ में आया बरसा, समझ में आया। और ये एंगल 30 कैसे होता है कोई पूछना मत, तुम लोग अपना खुद वेरीफाई करो, सिंपल पैरेलल लाइन वगैरह लगा दो, आराम से ज्योमेट्री वगैरह लगा के ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसका जो कंपोनेंट होगा, ड्राइंग देखो, इसका जो कंपोनेंट होगा ये वाला कंपोनेंट होगा तुम्हारा क्या, W cos 30 डिग्री और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा W cos सॉरी साइन होगा, सॉरी W sin 30 डिग्री। और बताओ W का क्या वैल्यू होता है, अगर W बराबर mg होता है, बोलो वेट बराबर mg होता है तो इसको तुम W ना बोल के mg भी कह सकते हो, क्योंकि W बराबर होता है mg। तो वेट ना बोल के आप इसे mg cos 30 भी कह सकते हैं और इसे आप W ना बोल के mg sin 30 भी कह सकते हैं। और आपको फाइंड क्या करना था, बोला कि फाइंड mg sin 30। तो आप बताओ mg sin 30 हमें फाइंड करना है। mg का वैल्यू mg का वैल्यू 10 ले लो और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, कट्टो कट्टो खत्म और ये हो जाएगा तुम्हारा 50। ये 50 क्या बोलते हैं किलोग्राम। वेट का कंपोनेंट तो 50 न्यूटन होगा, वेट न्यूटन होता है ना, तो 50 न्यूटन होगा। मास का कोई कंपोनेंट थोड़े होगा, मास वेक्टर क्वांटिटी थोड़े है, वेक्टर को कंपोनेंट उठता है ना। तो ये 50 न्यूटन इधर आएगा और इधर कितना न्यूटन आएगा चेक कर लो। तो इधर आ जाएगा आपका mg cos 30 डिग्री। mg का वैल्यू कितना 10 गुना 10 और cos 30 का वैल्यू कितना √3/2। कट्टो कट्टो करोगे तो हो गया तुम्हारा 50√3। और आपको बिलीव नहीं होता है तो आप आराम से इसका mg कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा तुम्हारा 10 गुना 10 मतलब 100 आएगा, 100 न्यूटन। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो 50 न्यूटन और 50√3 को 50 और 50√3 को 90 डिग्री पे ऐड कर दो, 100 आएगा, तुम्हें आएगा ही, सत्य यही है। तो ये वाला क्वेश्चन समझ पाए,
ये इसका एप्लीकेशन था। आपको ये एनएलएम में आप पढ़ेंगे जब एफबीडी वगैरह ड्रॉ करेंगे, ये एक तरह का एफबीडी हो गया इसका, फ्री बॉडी डायग्राम, और इसी को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। बताओ, जबकि वो कंपोनेंट है। अगर तुम्हें कंपोनेंट अच्छे से आ गया ना तो फ्री बॉडी डायग्राम की कोई समस्या नहीं रहेगी तुम्हारी जिंदगी में। अगर तुम्हें कंपोनेंट, एक्चुअल में फ्री बॉडी डायग्राम होता ही है कि फोर्स के सारे कंपोनेंट को अलग अलग दिखा देना। तो अगर तुम्हें कंपोनेंट तोड़ने आ गया तो समझो आधा तुम 75% तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम आ गई। मैटर क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर मिटाएं इसे। लगाएंगे अगला हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे। अरे सुमित भाई अच्छे से बैठा करो, थोड़ा ऐसा लगना चाहिए कि तुम क्लास में हो। अरे पैर हाथ समेट के बैठा करो ना। कैमरा पैर इसका कैमरा में लग रहा है, बकलो लगा ऐसे पैर हाथ में ऐसे करके एकदम से महाराजा जगह सुता है, बकलो नहीं ना। हाँ तो वो इसका मतलब क्या है, वक्त ऐसे मत करो बाबू। नहीं वो समझ गए, गांव है तो गांव में क्लास जैसा रहता है, क्लास में बैठा रहो ना, एक कोई दिक्कत नहीं, जैसे लगना चाहिए ना कि कोचिंग में बैठा हुआ है बकलो। चलो अगला हम लोग करने वाले हैं रिजोल्यूशन 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर वाला। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन, लटपटा के कभी हम गिर जाएंगे समझा ना। हाँ कल से हो ना, आज किसी तरह के वो कल से ना होगा हमसे ये। इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कल से रिकॉर्डिंग तुम लोग पीछे बैक वाले कैमरा से, अपने कैमरा से तुम कर लेना, वहीं से ये स्टैंड रख लेना, और बैक वाला ये माइक, फिर तो माइक वाला टेंशन रहेगा, ये तार वाला। क्या देखते हैं? अच्छा कोई बात है। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन इन अ स्पेस, इन द स्पेस, ये करने वाले हम लोग आज। ठीक है, चलिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, XYZ वाली कहानी बनानी पड़ेगी। ध्यान से समझना, XYZ वाली कहानी हमें बनानी पड़ेगी। तो करना क्या है कि इसको देखो, XYZ अगर आपको सच में फील करना हो तो क्यूबाइड वगैरह टाइप का शेप देख लो, उसमें तुम्हें XYZ तीनों फीलिंग आ जाएगी। क्यूबाइड समझ पा रहे हो ना, क्यूबाइड को घनाभ कहते हैं हिंदी में, तो घनाभ जो होता है ना उसमें XYZ आपको फील आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो ये वाला जो बुक है, मान लो इस बुक में ये मान लो लेंथ है, ये लेंथ हो गया, समझ रहे हैं? इसको ऐसे देखो, ये हाँ ऐसे देखो, तो ये लेंथ हो गया तुम्हारा, और ये हो गया तुम्हारा ब्रेथ, और ये हो जाएगा हाइट। तो तीनों एक्सिस दिख गया। अगर तुम्हें ये दिखना हो तो उसके लिए एक अच्छा सा क्यूबाइड बना लो, क्यूबाइड में ये तुम्हें ये तीनों चीज़ें अब बढ़िया से फील हो जाएगी। तो सपोज हम लोग इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे क्यूबाइड जैसा, सपोज एक, और इसमें जो रिजल्टेंट होगा, इस केस में जो रिजल्टेंट होगा वो x से कुछ एंगल बनाएगा, y से भी कुछ एंगल बनाएगा, और z से भी कुछ एंगल बनाएगा। तो हम लोगों ने मान लिया कि सपोज r मेक एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विथ अल्फा बीटा गामा विथ x y एंड z एक्सिस। कोई लिखेगा नहीं, समझने पे ध्यान दो। जैसे प्लेन में क्या होता था, प्लेन में जो रिजल्टेंट होता था वो
एक्स से अल्फा एंगल पे होता था और वाई से बीटा एंगल पे होता था। यहाँ पे तीसरा एक और आ गया जेड, मान लो गामा एंगल पे है, जेड एक्सिस से रिजल्टेंट गामा एंगल पे है, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है रिस्पेक्टिवली। और हमें कैलकुलेट करना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट इट्स कंपोनेंट along x, y and z direction, x, y and z direction। अगर आपने दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर वाली कहानी समझ ली है तो आराम से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो मैटर होगा, अब तो पॉजिटिव नेगेटिव मैटर आप लोग समझ गए ना। अगर इधर जेड है इसके पीछे माइनस जेड, इधर एक्स है तो इसके नीचे माइनस एक्स। हाँ, तो स्पेस में अगर आपने आउटवर्ड को पॉजिटिव माना है तो इनवर्ड नेगेटिव हो गया, सिंपल सी चीज़ है ना। वो भी करवा देंगे, आई बात समझ में, ठीक है। सेंटेंस मिटाए, इतना लिखने इन लोग को मना किए हैं, पकड़ो लेता हूँ। चलो डायग्राम बनाते इसमें हम लोग। अब इसके लिए ना हम एक क्यूबाइड बनाएंगे। ठीक है, ताकि ये आपको अच्छे से फील हो जाए। ये देखो x मतलब y, x और ये z, ठीक है, x, y, z। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि r जो है ना वो x से अल्फा एंगल पे है, y से बीटा एंगल पे है, x से अल्फा एंगल, y से बीटा और z से गामा एंगल पे है। तो मान लेते हैं कि कहीं पे r है, ठीक है, हम लोगों ने मान लिया कि कहीं पे r है, ये मान लो हमने r मान लिया। अब ये r जो वेक्टर है, समझ रहे हैं, ये ध्यान से समझा। तो पहले क्यूबाइड बना लें क्या, अच्छे से एक क्यूबाइड बना लेते हैं ताकि बाद में फिर दिक्कत ना हो। क्यूब बनाओ या क्यूबाइड बनाओ, एक ही बात है। ये हो गया। थोड़ा इस तरह से ड्राइंग करने की आपको 3D वाली फीलिंग आए। क्या लग रहा है, ठीक ठाक टाइप का, कहीं और मिसिंग है कुछ क्या, ठीक है। ये मान लो R है, ये R वेक्टर आप लोग को क्यूबाइड बनाए। क्यूबाइड में डायगोनल फिलिंग आती है, क्यूबाइड में जो डायगोनल होता है, हाँ, ये एक तरह से एक्स वाई जेड का रिजल्टेंट होगा क्यूबाइड का डायगोनल। देखना अभी मान लेते हैं कि एक्स से रिजल्टेंट अल्फा एंगल पे है, समझना, वाई से ये रिजल्टेंट, ठीक है, वाई से रिजल्टेंट किस एंगल पे है, बीटा एंगल पे है। बोलो, y से मान लो रिजल्टेंट बीटा एंगल पे है और z से मान लो रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है, z से रिजल्टेंट गामा एंगल पे है। इसको ऐसे समझो बाबू, जैसे ये देखो x y z आपको दिख रहा है, तीन एक्सिस है इसमें ना, x y z। अब x y z और यहाँ पे मान लो रिजल्टेंट है कहीं पे,
दिख रहा है आपको, ये है एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड में यहाँ पे रिजल्टेंट है, तो ये मान लो एक्स है, ये वाला जो फिंगर है ये एक्स है, तो एक्स से मान लो रिजल्टेंट कुछ एंगल पे है, वाई से मान लो कुछ एंगल पे है, उसी तरह से जेड पे मान लो कुछ एंगल से है। फील कर पा रहे हैं इसे, ठीक है। एक्स वाई जेड से कुछ एंगल पे है इंक्लाइन। तो इसको हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्ट किया, क्या क्यूबॉइड कंस्ट्रक्ट किया। नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब घनाभ, सच दैट, इस तरह से हमने कि आर जो हो ना, आर बी इट्स डायगोनल एंड sides of the cuboid be parallel to x, y and z axis। जानबूझ के हमने ये किया, हमने R को इस तरह से डिजाइन किया है कि आर, जैसे देखो इस आर को हमने इस तरह से बनाया कि ताकि वो एक ऐसा ही क्यूबॉइड का डायगोनल बन जाए। एक बक्सा मान लो बनाया, देखो ये बक्सा, और इस बक्से का जैसे ये मान लो डायगोनल है ना, ये ऐसा हमने एक बक्सा बनाया, ठीक है। ऐसा हमने एक बक्सा बनाया जिस बक्से में आर जो है वो उसका डायगोनल बन जाए। एक ऐसा क्यूबॉइड बनाना है जिसमें आर डायगोनल बने, और उसके जो साइड्स होंगे, टोटल कितने फेस होते हैं इसमें, 6 फेस होते हैं। तो 3 जो मेन साइड होगा, 3 मेन साइड होता है ना, एक साइड जैसे देखो आर ये डायगोनल बना है इसका, एक साइड एक्स के पैरेलल हो, एक साइड वाई के पैरेलल हो, और एक साइड जेड के पैरेलल हो। आपको क्या करना है कि ये एक क्यूबॉइड बनाना है ऐसा, और इस क्यूबॉइड में मान लो इस कोने से इस कोने तक एक डायगोनल होगा, और इसके जो 3 साइड होंगे, ये वाला साइड मान लो x के पैरेलल, ये वाला साइड मान लो y के पैरेलल, और ये वाला साइड मान लो z के पैरेलल। इस तरह से हमें बक्से बनाने हैं। समझ गए बात को, फील कर पा रहे हैं क्यूबॉइड को। अब बोलोगे सर क्यूबॉइड क्यों बनाए, क्यूबॉइड इसलिए कि सॉलिड फिगर है, तुम्हें ये साइड वाइड का आइडिया तुम्हें दे देगा, तो हमें अलजेब्रा ज्योमेट्री लगाने में थोड़ी अच्छी सहूलियत होगी, अच्छी वाली ज्योमेट्री लग पाएगी। फिगर तो आप कोई भी बना सकते थे, क्यूबॉइड लगाने से अच्छी वाली ज्योमेट्री बन जाएगी तुम्हारी, अच्छा वाला रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। और क्योंकि ये तीनों साइड क्यूबॉइड के आपस में एक दूसरे पे 90 डिग्री पे होते हैं, क्यूबॉइड का जो ये 3 एज है जिसको तुम देख पा रहे हो, ये जो 3 एज है, इस ये वाला साइड दिख रहा है तुम्हें, हाइट और लेंथ के बीच का एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, ये वाला हाइट और ब्रेथ के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं क्यूबॉइड में। तो क्यूबॉइड की ये खासियत होती है कि तीनों आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं, और हमें यही तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर में आपको कंपोनेंट तोड़ने होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने इसे ऐसे किया। इसका थोड़ा नेमिंग देते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रायंगल वेंगल लेंगे। इसका नाम ए दे देते हैं, मान लो ए ओ, मान लो ये सी पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम मान लो बी है, ठीक है। एक काम करना है तुम्हें कि यहां से ना जहां पे भी रिजल्टेंट है, उस रिजल्टेंट से एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए 90 डिग्री पे। ये परपेंडिकुलर आपको ये 90 भले ही लग नहीं रहा हो, लेकिन ये 90 है, स्पेस से है ना, हमने स्पेस से ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसा वाला, इसीलिए हो सकता है आपको ये फील ना आ रहा हो। ये 90 नहीं है, ये तो झुका हुआ है कोने में, 90 ये है, ठीक। वैसे डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी आ जाओ। इसका नाम हम लोग दे देते हैं डायगोनल में, इसका नाम हम लोग P दे देते हैं। रिजल्टेंट हो जाएगा ठीक।
OD, इस पॉइंट का नाम D दे देते हैं, ठीक है। अब जरा यहां पे ट्रायंगल लॉ लगाए, यहां पे देखो, यहां पे ट्रायंगल लॉ लगाए। फ्रॉम द फिगर, ODP, ट्रायंगल ODP दिख रहा है तुम्हें? बताओ, ODP में हम ये कह सकते हैं कि OP जो होगा, OP OD प्लस PD के या DP के बराबर होगा ट्रायंगल लॉ से। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पहले समझो, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत? हाँ ठीक, कह सकते हैं। अब जरा एक बात बताओ, सुनना, इसको भी थोड़ा एक बार ज्वाइन करो, C से D थोड़ा ज्वाइन करते हैं, एक लाइन। CD दिख रहा है तुम्हें? OD, हाँ, DP, OD, ठीक है। CD दिख रहा है तुम्हें? C से एक लाइन होगा। ये थोड़ा स्पेस वाली बात होती है, स्पेस में ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। ऐसा ये वाला स्थिति है, तो यहाँ से हमने A पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। थोड़ा फील करना, जैसे मान लो इधर X है, इधर Y है, और इधर मान लो Z है, या इधर X मान लो, इधर Y मान लो, इधर Z हो। ये है रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट पे हमने यहाँ से A पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। आई बात समझ में? A पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये है वो परपेंडिकुलर। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाला जो लाइन है, इधर था हमारा X, इधर था Z, हाँ ये वाला लाइन, यहाँ से हमने एक लाइन मिलाया CD, जो C और D, A से मिलाना है, A से C को, A से Z एक्सिस को ज्वाइन करने वाला एक लाइन तुम्हारा बना CD। ये भी एक तरह से ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ये भी एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, जिस ट्रायंगल में आप ये कह सकते हो कि अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, ये वाला ट्रायंगल OCD को अगर तुम देखो, तो ये तुम्हें दिखेगा कि OC बराबर, अगर ट्रायंगल लॉ यहाँ पे भी लगाएं, OD बराबर OC प्लस CD, ट्रायंगल लॉ नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। अब तुम बोल रहे हो कि सर ये CD बड़ा है तो CD करिए, बड़ा छोटा वाली बात नहीं कर रहे, बड़ा छोटा हमें पता ही नहीं कौन बड़ा कौन छोटा है, हमने ट्रायंगल लॉ लगाया है, ठीक है। OD जो होगा वो OC प्लस CD के बराबर बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो OD है, उस OD को OC प्लस CD के प्लेस पे रख सकते हैं। आ जाओ यहाँ पे, थोड़ा 3D इमेजिनेशन होता है और कोई बात नहीं है। OP क्या है हमारा? R है। अब OD के प्लेस पे क्या रखेंगे? OD के प्लेस पे हमने OC प्लस CD रख दिया, और DP के प्लेस पे हमने DP रख दिया। बोलो जरा, बोलो देखो ये वो लाइन है, सुनना जरा, ये वो लाइन है जो एक एक्सिस दूसरे एक्सिस को ज्वाइन करता है। ये वाला जो लाइन है, ये है रिजल्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से एक लाइन ज्वाइन किया गया C और D। D एक लाइन, C था तुम्हारा X पे, D है तुम्हारा, सॉरी D है X पे, और C है Z पे, और ये जो B है ये तुम्हारा है Y पे। तो यहाँ से हमने क्या किया, जैसे एक एक्सिस इधर, एक एक्सिस इधर, एक एक्सिस इधर, तो सबका एक पॉइंट यहाँ से कनेक्ट होगा, एक पॉइंट यहाँ से कनेक्ट होगा, एक पॉइंट यहाँ से कनेक्ट होगा। तो 3 लाइन ऐसे जब भी क्यूबाइड बनाओगे तो 3 एक बड़ा लाइन बनेगा जो एक दूसरे एक्सिस को वो ज्वाइन करेगा। ये वही लाइन है, ये CD वही लाइन है जो X और A एक्सिस को ज्वाइन करने वाला लाइन है, जो क्यूबाइड बनाने में हेल्प कर रहा है, कोना कोनी टाइप का। आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो आए बाबू, कैसे लिख दिए ये वाले? OD इक्वल टू OC प्लस CD कैसे लिखे? देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है, एक इस तरह का स्पेस में एक ट्रायंगल बनता था,
इस तरह का स्पेस में एक ट्रायंगल बनेगा जो वेक्टर लॉ ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ऐड हुआ है इस तरह से। OD देखो ये वाला जो है ना रे, देखो 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 एक ऐसे गया, ये वेक्टर ऐसा गया तुम्हारा, सही है, ये वेक्टर तुम्हारा ऐसा गया पहला OC ऐसा है, रिजल्टेंट होगा, ये तुम्हारा ऐसा होगा, हाँ सही है, पहला इधर हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा इधर हेड हो गया, हेड से मिलना चाहिए, ठीक है, उसके बाद टेल तुम्हारा हो गया, टेल से मिलना चाहिए, सही है, हाँ सही है। देखो यहाँ पे क्या बनता है, एक वेक्टर एडिशन वाला पॉइंट चल रहा होता है मैटर, एक वेक्टर तुम्हारा ऐसा है, ये वेक्टर तुम्हारा O है और D है, ठीक है, और ये एक वेक्टर है तुम्हारा O और C, और ये वेक्टर तुम्हारा C और D हो गया। तो जरा तुम अगर ध्यान से देखो, टेल और हेड, सही है, इस वेक्टर में ये दो OC और CD का रिजल्टेंट OD बनता है। यहाँ पे अगर तुम देखो, यहाँ वाला रीजन, इसको हम यहाँ पे बनाए हैं, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो OD है, OD एक्चुअल में रिजल्टेंट होता है OC और CD का, इसलिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम इसे लिख सकते हैं आराम से, और इसे हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक चीज़ और लिखने वाले हैं, समझो, इसको हमने ऐसे समझाने के लिए लिखा था। अब देखो जरा OC, यहाँ पे ध्यान देना कि जो OC वाला मैटर है ना, समझो जरा, OC OACD के बराबर, सही है, OB DP के बराबर, OC OAD OC OACD, हाँ देखो, अब देखो OC को OC एज इट इज छोड़ दो। अब ये जो CD वाला लाइन होता है, सुनना जरा, ये जो CD वाला लाइन होता है, ये लाइन मेन बात है कि क्यूबॉइड वाला मैटर है ना, 3D वाला है, तो अभी इसको थोड़ा फील करके समझने की कोशिश करना। ये वाला जो लेंथ जितना होता है, ये उतना ही लेंथ यहाँ पे हो बनता है, सीधी सी बात समझ लो। क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में तुम्हारे पास 6 फेस होते हैं, 6 फेस में तुम्हारे पास 3 रेक्टेंगल होते हैं, तो ये जो एक रेक्टेंगल बनेगा तुम्हारा, जो एक्स और वाई एक्सिस को मिलाएगा, जैसे देखो रेक्टेंगुलर फेस होगा ना तुम्हारा, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे। देखो ये वाला जो है तुम्हारे पास, ये एक लेंथ हुआ, ये लेंथ हुआ, और ये वाला। देखो हमने जो स्पेस में बनाया, कहानी क्या है वो समझो। ये यहाँ से यहाँ पे, इस इंड से इसके टॉप इंड पे रिजल्टेंट हुआ तुम्हारा, टॉप इंड पे रिजल्टेंट हुआ तुम्हारा। इसमें तुमने मान लो माना है एक्स एक्सिस को, इसको तुमने एक्स एक्सिस माना, ठीक है, इसको तुमने वाई एक्सिस माना, या मान लो ये वाई एक्सिस माना, तो ये हो तुम्हारा जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम इसको मिलाते हैं, तो ये वाला लाइन एक तरह से सोचो कि ये वाला जो लेंथ होगा, ये वाला लेंथ इस वाले लेंथ के बराबर होगा नीचे वाला। देखो होता तो ऊपर वाला है, लेकिन यहाँ पे रिलेशन क्या बनता है, एक ऊपर वाला ये वाला लेंथ इस वाले लेंथ के बराबर हो जाता है, और ये वाला लेंथ ये ऊपर वाले लेंथ के बराबर हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ये चीज़ें होती है। और ये वाला लेंथ इस वाले लेंथ के बराबर होगा, कोने कोने वाली लेंथ को हम लोग इक्वेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये कोने कोने वाला लेंथ है। ये जो CD है वो OA के बराबर होगा, पहली बात। OC को हमने OC कर दिया, CD को OA के बराबर लिखेंगे। और ये जो DP दिख रहा है तुम्हें, ये जो DP दिख रहा है, ये एक तरह से तुम इसको DP समझ लो, DP समझ लो, ये परपेंडिकुलर, ये DP समझ लो, ये वाला लेंथ। और ये जो होगा, ये तुम्हारा जो यहाँ पे OB दिख रहा है तुम्हें, OB भले यहाँ पे नहीं दिख रहा हो, ये OP, ये तिरछा करोगे ना इसको ऐसे, तो ये जो OB का लंबाई होगी वही DP की लेंथ होती है। ड्राइंग अच्छा नहीं है क्योंकि बनाना था, क्यूबॉइड बन गया है क्यूब जैसा, लेकिन ये एक्चुअल में यही चीज़ें होती है। ये वाला लेंथ OA के बराबर होता है, पहली चीज़ है। ये वाला लेंथ तुम्हारा इसके बराबर होता है, इसको तुम थोड़ा ऐसे भी फील करके समझ पाते हो। तो ये वाला जो DP हो गया, DP OB के बराबर हो गया। यहाँ पे तुम चाहो तो लिख सकते हो कि CD जो होगा
मान लो एज्यूम कर रहे हैं हम लोग OA के बराबर है और DP जो है वो OB के बराबर है। ठीक है, हमने इसे अब किया क्या, हमने इसे किया क्या है कि OC जो है, OC लाइन जो है वो C एक्सिस पे है, OA लाइन जो है वो X एक्सिस पे है और OB जो लाइन है वो Y एक्सिस पे है। हमने एक छोटा सा ट्रायंगल लॉ बताया और उस ट्रायंगल से एक दूसरे ट्रायंगल लॉ से हमने इसका कोरिलेशन बनाया। उस कोरिलेशन से हमने क्या किया, उस सिंगल पार्ट को तीनों हिस्सों में हमने तोड़ दिया और ये फाइनल रिजल्ट आया तुम्हारा R बराबर इतना। छापा इसको, छाप लिया ये वाला पॉइंट। डेरिवेशन नहीं भी समझ में आए तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, हम बस रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट पे आपको ध्यान देना है, फाइनल रिजल्ट पे कंसंट्रेट करना है। समझो जरा, इसका होगा तो हम एनिमेशन वाला देखेंगे, एक अच्छा एनिमेशन होगा अगर तो एनिमेशन हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, देख लेना। एनिमेशन से ये वाला साइड वाइड सब तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्या बोले, हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो। अब देखो जरा, ये ऊपर वाली कहानी मिटा देते हैं। शैडो बन रहा है लाइट का, कहाँ पे, अच्छा अच्छा अच्छा, आज थोड़ा इशू हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं, रुको हम यहाँ पे ठीक है ना, ये वाला रीजन ठीक होगा। अच्छा वाला वीडियो टेलीग्राम पे चला जाएगा, एक रिकॉर्डिंग कर रहे थे आज, उस रिकॉर्डिंग को लेके थोड़ा टेंशन था, सेटिंग थोड़ा गड़बड़ा गया। टेलीग्राम पे अच्छा वाला रिकॉर्डिंग चला जाएगा, देख लेना उसको। आ जाओ बाबू। अब देखो ये जो वैल्यू है ये R है तुम्हारा। अब R देखो OC जो है, समझना ये OC जो है वो Z के अलोंग R का कितना वैल्यू है वो तुम्हें बता देगा। ये जो OC है वो एक्चुअल में तुम्हारा है RZ, ठीक है। और ये जो OA है वो OA है तुम्हारा RX, OA X के अलोंग, और ये जो OB है वो है तुम्हारा RY। ये थी कहानी। इसी तरह से R टूटा है तीनों में, RX, RY और RZ में। अगर चाहें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, RX को ऐसे लिखें RX I कैप, बोलो, RY को RY J कैप और RZ K कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही मैटर था जो हमें तोड़ के निकालने थे तीनों कंपोनेंट के। ऐसे लिखने का तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि 2 पे X I और J में टूटता है तो 3 पे X I J K में ही टूटेगा ना। तुम लोगों को क्यूबाइड का ये पूरा डायगोनल लग रहा होगा, डायगोनल एक्चुअल में ये है क्यूबाइड का। हमने बोला था कि एक ऐसा क्यूबाइड बनाना है जिसमें R जो है वो डायगोनल का की तरह से ट्रीट करे। अब क्योंकि ये क्यूबाइड का डायगोनल है तो क्यूबाइड के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, L² + B² + H², याद है, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ क्यूबाइड। इसलिए हमने लिया था फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबाइड के फॉर्मूले का डायगोनल क्या होता है, देखो OP क्या है, OP एक तरह से डायगोनल ही होगा, और डायगोनल का लेंथ क्या होता है, तीनों साइड का स्क्वायर, नहीं तो आप आराम से कह सकते हैं OA² + OB² + OC²। और आपको पता है कि ये OP क्या है, R है, R नेट है, इसका कर सकते हो स्क्वायर रूट RX² + RY² + RZ²। हो गया कहानी, ये आया तुम्हारा। तो याद रखना बिल्कुल आसान था। 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर में आप RX² + RY² करते थे और 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर में आप रिजल्टेंट निकालने के लिए RX², RY², RZ² कर लीजिएगा। मतलब सबका X कंपोनेंट टूटेगा, सबका Y कंपोनेंट टूटेगा, सबका Z कंपोनेंट टूटेगा।
अब आ जाओ एक चीज और, थोड़ा डायरेक्शन वेक्शन भी देख लेते हैं। आपको अब कुछ नहीं करना है, आपको यहां तक नहीं समझ में आया, एकदम चिंता की कोई बात नहीं, आपको बस ये समझ लेना है, इसे मिटाएं। आपको बस समझ इतना लेना है कि अगर कोई भी वेक्टर, ये डायग्राम मिटाते हैं, अब समझ लो मेन बात। अभी तक मान लो टाइम पास हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब मेन बात जो तुम्हें ध्यान रखना है कि कोई भी रिजल्टेंट अगर मान लो स्पेस में है और y से अगर वो बीटा एंगल पे है, x से अगर वो अल्फा एंगल पे है, और z से अगर वो मान लो ये गामा है, जो भी गामा एंगल पे है, आई बात समझ में? तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या इसका rx निकाल लेना है। कैसे निकालना है हम बताएंगे अभी तरीका। rx निकल आएगा, निकालना कैसे अभी सिखाएंगे। rx कैसे निकलेगा, rx निकल आएगा, ry निकल आएगा और rz निकाल लेना है। कैसे निकालना है अभी बताएंगे। और इसका नेट निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबका स्क्वायर करके rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर देना है, कहानी खत्म। अब ये rx और ry और rz निकलेगा कैसे, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मतलब हमें क्या चाहिए था, हमें ये OA की लेंथ चाहिए, OB का लेंथ चाहिए और OC का लेंथ चाहिए। चलो निकाल देते हैं, मिटाते हैं इसे। ड्राइंग मिटा दिए क्या? हाँ, कोई बात नहीं, यहीं पे बता देते हैं मैटर क्या है। ड्राइंग तो बना हुआ तुम लोगों के पास है ही ना। देखो जाए, हमने एक ड्राइंग बनाया था यहाँ पे ऐसा वाला, ये अल्फा था और यहाँ पे हमने बोला था कि आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर बना था, ये था O, ये था सॉरी ये था P, ये O था और ये परपेंडिकुलर A था। ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, ये ड्राइंग बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, अगर हम लोग इस ट्रायंगल में आ जाए, इन ट्रायंगल, आपको ड्राइंग नहीं करना है, पुराना वाला ही ड्राइंग चलेगा। इन ट्रायंगल OAP में अगर हम तुमसे ये बताएं कि बाबू कॉस अल्फा निकाल दो, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बताओ इसके लिए बेस कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, थीटा ये है तो बेस ये होगा, ये तो परपेंडिकुलर है ना बाबू, बेस बाय हाइपोटेनियस, OA बाय OP। हाँ ये देखो, ये ऐसा है, ये ऐसे था और यहाँ पे A है, ये है ट्रायंगल। अब इसको तो ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको थोड़ा तिरछा कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस कॉस थीटा बराबर होता है B बाय एच। यहाँ पे B बनेगा OA और H बनेगा OP। बोलो कोई दिक्कत? OP का वैल्यू R है, आपको मैग्नीट्यूड पता है R है। तो क्या हम यहाँ पे कॉस अल्फा इक्वल टू OA को चाहिए हमें, OA क्या था याद है, RX। OA क्या था याद है आपको, RX। या चलो कोई बात नहीं, OA चाहिए हमें, OP का वैल्यू तो R है ना, तो OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, R कॉस अल्फा। बोलो, और OA को हम लोगों ने क्या कहा था, RX कहा था, R कॉस अल्फा। देखो आ गया RX। पहले इसको छापो। आज शनिवार है क्या, कल तो छुट्टी होगा। इस पे लगेगा 2 दिन टाइम, प्रैक्टिस भी करवाना है थोड़ा, बोले थे ना 2 दिन टाइम लगेगा। साइन कोसाइन रूल कराना है, डाउट है, करेंगे डाउट, कल करेंगे डाउट, सब आज दे देना ना उनको। तुम लोगों को छापना नहीं है, समझो। तो कैसे ये RX R कॉस अल्फा हुआ, अब तुम्हें RY और RZ का भी फील आ गया होगा क्या होने वाला है मैटर, समझाएं जरा। चलो उसी तरह से अब ड्राइंग वरिंग रहने दो। अब अगर उसी तरह से यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता, समझना, यहाँ पे भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, ये जो B लाइन होगा उसको P से मिलाओगे तो परपेंडिकुलर होगा था ना, यहाँ पे अगर मिलाओगे तो ये परपेंडिकुलर होगा ना। ये एंगल कितना था याद है तुम्हें, बीटा बीटा। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कॉस बीटा आपसे पूछें, तो कॉस बीटा बराबर क्या होगा, बोलो,
ओ बी, बी बाय एच, ओ पी। बोलो, ड्राइंग के साथ छेड़छाड़ नहीं करना तुम्हें, समझने के लिए हम बता रहे हैं तुम्हें। सिमिलरली कॉस बीटा बराबर ओ बी बाय ओ पी, और ओ बी हमें चाहिए और ओ पी का वैल्यू कितना है, आर, है ना। तो बताइए ओ बी इक्वल टू कितना होगा, आर कॉस बीटा। तो ओ बी क्या है, आर वाई ही तो है, आर वाई आया आपका आर कॉस बीटा, छापू आर वाई। आर वाई आर कॉस बीटा है। अब इस पैटर्न को देख के तुम आर जेड भी बता सकते थे। आर जेड क्या होगा, आर कॉस गामा। अगर इस पैटर्न को समझ गए तो आप आराम से बता सकते थे कि आर जेड क्या होगा। तो देखो आर जेड दिखाते हैं, ये जेड है, ये जेड एक्सिस है। अब इसको यहां से यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, बड़ा भयानक जैसा तुम्हें लगेगा, इसीलिए हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। पैटर्न समझ में आ गया, तो ये पैटर्न हमें आगे एक इशारा दे रहा है ना, तो ड्राइंग नहीं भी आए तो क्या फर्क पड़ता है, सिमिलरली सीधा टान दो ना कि आर जेड इक्वल टू, सीधा लिख दें, आर कॉस गामा। ये होगा तुम्हारा, आर एक्स आ गया, आर वाई आ गया, आर जेड आ गया, आर एक्स आ गया, आर वाई आ गया, आर जेड आ गया तुम्हारा। तो देखा आर एक्स, आर वाई और आर जेड कैसे निकलते हैं। आर एक्स, आर वाई और आर जेड में किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो, एकदम याद भी रहने वाली चीजें हैं, एकदम याद रखना है आपको, बोलो। तो हमने बस क्या क्या अभी तक सीखा, अब तक आपने देखा कि आर नेट अगर निकालना हो 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर में तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, आर एक्स का स्क्वायर करना है, आर वाई का स्क्वायर करना है, सॉरी अब तक हमने सीखा, पहली चीजें हमने सीखी। अगर आपको आए बाबू साइन, हाँ बिल्कुल, इससे साइन का रिलेशन भी बनेगा, साइन का रिलेशन बनेगा, कॉस का बनेगा, कॉस कोसाइन कहलाता है, साइन का तुम्हारा साइन रूल कहलाता है, साइन का भी रिलेशन बना देंगे तुम्हें, बना देंगे, चिंता मत करो। हमने सीखा कि अगर ऑर्बिट्री करना हो, पहला केस ऑर्बिट्री करना होता है तो बीटा साइन, सॉरी आर साइन बीटा बाय साइन अल्फा प्लस बीटा करना होता था, और दूसरा आर अल्फा करना हो, आर बीटा निकालना होता था ऑर्बिट्री केस में, तो आर साइन अल्फा बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। ये पहली चीज़ें हमने सीखी। और अगर फिर इन दोनों के बीच जो भी एंगल है उस पर कर देना होता था। दूसरा हमने 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर वाले केस में सीखा कि आर एक्स होता था आर कॉस थीटा अगर, तो आर वाई हो जाता था आर साइन थीटा, बोलो। और इसका आर नेट आता था स्क्वायर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। ये सीखा हमने। उसके बाद हमने अभी जस्ट इतना ही सीखा है, और तुम्हें अब तक जो कहानी हुई ना, उस कहानी को याद नहीं रखना, आपको बस याद इतना ही रखना था, आपको बस इतना ही याद रखना था। शॉर्टकट में अगर हम आपको बस इतना लिखा देते, याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से अगर हमने आर एक्स सीखा है तो वो आर कॉस अल्फा, अब ये अल्फा थीटा वगैरह क्या है आपको पता है, आर वाई आर कॉस बीटा, और आर जेड आर कॉस गामा, यही तक सीखा हमने। और इसका अगर आर नेट निकालना होता था तो सीधा क्या करना है आपको, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, यही तक सीखा। बस इतना ही सीखना था हमें, इतनी ही चीज़ें आपको कंपोनेंट के लिए समझनी है। अब ये कैसे हुआ भूल जाइए, आपको ये कभी काम नहीं आएगा कि ये कैसे हुआ। डेरिवेशन फिर भी हमने आपको बताया, ये हुआ कैसे इससे कोई मतलब नहीं है आपको, बस अगर ये याद रह गया कहानी खत्म।
बोले क्या छुट्टी, कहीं जाना है हर्ष, जल्दी में हो तो रुको ना, 1-2 मिनट रुको, और छुट्टी बोलेंगे तब ना छुट्टी होगा। अच्छा, आज रिज्वाइन तुम लोगों को नहीं करना पड़ा, पता है क्यों? पहली बार उसका फ़ोन आईडी इसके फ़ोन में, लेकिन आईडी तो मेरा है, आईडी तो मेरा है, तो पहली बार फ़ोन में करेंगे तो हमको लगता है हो सकता है, ऐसा तो नहीं कि हमको ऑफ़र दिया है मेरे आईडी को। इसका सब चीज़ प्रो है। है इसका सब चीज़ प्रो है। इसका प्रो है ना, आईडी तो मेरा है ना, गूगल प्रो है इसका। जियो सावन कितना साल की है? ऐसा तो नहीं तुम्हारा गूगल प्रो है। आया क्या चेंज कर दिए? कोई दूसरा बच्चा सब क्लास कर लेगा तब, हाँ तो ग्रुप, हाँ तो अपडेट नहीं रहोगे तो यही खोजते रह जाओगे। चल ये अच्छा कोई बात नहीं, म्यूट कर लो। सुनो, ये तक सीखा हमने अभी, ठीक है। आगे हम बताएंगे वैसे अलग से, ये जो आर कॉस अल्फा, आर कॉस बीटा और आर कॉस गामा दिख रहा है ना तुम्हें, इसे ही हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, इसे ही डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। अलग से डायरेक्शन कोसाइन हम एक लंबा टॉपिक पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। इसे ही डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। और ये आर कॉस अल्फा, आर कॉस बीटा और आर कॉस गामा में बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन भी है, वो रिलेशन पूछा जाता है, L² M² N² बराबर 1, मतलब प्लस करके ये डिराइव करेंगे, रिलेशन पूछा जाता है। इस पर अच्छे सवाल भी बनेंगे, और फिर लेमीज थ्योरम तो आपको बताएंगे, और उस पर फिर कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट का बताएंगे, जिस पे क्वेश्चन आता है अच्छे लेवल का, कंपटीशन में जो क्वेश्चन आता है वो भी इस पे बेस्ड होगा। आई बात समझ में? तो ये जो आर कॉस अल्फा दिख रहा है आपको, आर कॉस अल्फा में कॉस अल्फा क्या आया यहाँ पे, वैसे यहाँ पे अगर हम बेटा इसे एक लाइन लिख देते हैं, फिर अलग से हम इसे डिराइव कर ही देंगे, आपको चिंता मत करो। यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिख लेना कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, इसको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। इसमें रिलेशन होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। अभी नहीं लिखा रहे, अलग से एक टॉपिक कराएंगे, इसलिए अभी नहीं लिखा रहे। अब क्या करना है, प्रैक्टिस करवाना है इस पे, तीनों कंपोनेंट पे, आर वाई जेड, एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ, कॉस अल्फा। एक क्वेश्चन करवा देते हैं, एक क्वेश्चन करवा देते हैं, मिटाएं से। देखो क्वेश्चन है, इफ F इक्वल टू, इफ F फोर्स है, ये फोर्स एक्ट हो रहा है 10I कैप प्लस 10J कैप, 10J कैप प्लस 10√2K कैप न्यूटन। ये फोर्स ऐसे लग रहा है, I J के तीनों में लग रहा है। नहीं, हमें फाइंड करना है, फाइंड पहला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है।
डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि F दे रखा है, मतलब F ऑफ x आपको दे रखा है 10 न्यूटन, मतलब तो साफ है F और F यानी कि इस फोर्स का 10 न्यूटन x के डायरेक्शन में है, 10 न्यूटन j के डायरेक्शन में है और 10√2 k के डायरेक्शन में है। तो Fx का मतलब 10 ही हुआ ना बाबू, Fy का मतलब कितना हो गया 10 और Fz का मतलब क्या हो गया बोलो 10√2 न्यूटन। तो आपको पता है कि हमें F नेट कैसे निकालना होता है, F का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, F फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं बोले थे जब तीनों हो तो क्या करना है, स्क्वायर रूट Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर प्लस Fz का स्क्वायर। आ गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड F। सॉल्व करोगे तो कितना होगा 10 का स्क्वायर 100, एक हाँ 100 100 और 100 गुना 2 कितना हुआ 200, 200 मतलब 400, 2 2 400 मतलब कितना हो गया 420 न्यूटन आएगा, 20 न्यूटन आएगा। अब डायरेक्शन पूछ रहा है तो बताओ इसका 20 न्यूटन थोड़ा सा x में भी होगा, 20 न्यूटन थोड़ा सा y में भी होगा और 20 न्यूटन थोड़ा सा z में भी तो होगा ना, है ना। अब डायरेक्शन का मतलब वही होता है डायरेक्शन कोसाइन। अगर आपको डायरेक्शन पूछ रहा है इसका मतलब आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, मतलब आपको कॉस अल्फा पूछ रहा है। कॉस अल्फा बराबर याद है क्या किया था हमने, Rx/r हो जाएगा, बोलो Rx/r। तो Rx का वैल्यू कितना है 10 न्यूटन और R का वैल्यू कितना आया जरा बताओ तो, R का वैल्यू आया तुम्हारा कितना 20, बोलो। अरे भाई कॉस अल्फा Fx/f होगा ना, Fx का वैल्यू 10, F का वैल्यू 20, तो ये कितना हो गया 1/2, मतलब अल्फा इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा 60 डिग्री। अगर पता है तो नहीं तो कॉस अल्फा ऐसे छोड़ दो, यानी x में 20 न्यूटन 20 डिग्री से है, सॉरी 60 डिग्री पे है। इसी तरह से कॉस बीटा और कॉस गामा निकालिए, इसी तरह से कॉस बीटा और कॉस गामा निकालिए, कॉस बीटा और कॉस गामा, और बताओ कॉस बीटा कितना आया कॉस गामा कितना आया। कॉस बीटा भी 60 आया होगा और कॉस गामा कितना आया 45। इसी तरह से कॉस बीटा भी निकालोगे ना, तो देखो हाँ तो कॉस बीटा निकालोगे तो कॉस बीटा बराबर Fy/f होगा। Fy का वैल्यू 10 ही था और f का वैल्यू 20 आया तो 1/2 ही आएगा आपका, तो बीटा इक्वल टू ऐसे भी 60 डिग्री आ गया तुम्हारा। और कॉस गामा की बात करें तो Fz/f, Fz का वैल्यू कितना है 10√2 और /10 खत्म √2/1, और आपको पता है कि √2/1 का वैल्यू कुछ नहीं होता है, सॉरी 20 हाँ 20 ओहो हाँ, तो 1/√2 इसको सॉल्व करोगे तो 1/√2 आ जाएगा, जो कि गामा आपको देगा 45 डिग्री। हाँ इस तरह से ये आपका आ गया, डायरेक्शन भी आ गया। इस पे और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम होंगे, चिंता मत करो। कोसाइन का ये प्रॉपर्टी बताएंगे, कोसाइन वाली प्रॉपर्टी बताएंगे, फिर प्रॉपर्टी के बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नोट्स मिल जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो तब छुट्टी करें फिर। चलिए तब छुट्टी, ठीक है, बाय।